ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। फाइन, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइन, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो देखिए, आउट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अगर हमारे पास फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा? -1, एंड दिस इज ऑलवेज। ठीक है, मतलब कि फ्लोरीन जो है वो किसी भी एलिमेंट के साथ अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, ठीक है, रिमेंबर कि किसी भी एलिमेंट के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा? -1 होगा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के साथ। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। और कहां से कहां तक होगा? +1 से लेकर के कहां तक हो सकता है? +7। ठीक है, +1 से, नॉट +1, -1 से लेकर के +7। ठीक है, -1 से लेकर के +7 तक पॉसिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि HF, ठीक है, OF2 है, O2F2 है, ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे कि मान लेते हैं कि, तो इन सब में देखिए कि इन सब में जितने भी फ्लोरीन्स है, ठीक है, जितने भी फ्लोरीन्स है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1 होगा। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या हो गया? +1, फ्लोरीन का क्या हो गया? -1। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होगा? +2, इसका कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, यहाँ पे भी फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस। फाइन, सो फ्लोरीन जो है वो किसी भी एलिमेंट के साथ अगर कंबाइंड फॉर्म में होगा तो उसका जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो हमेशा कितना होगा? -1 होगा। ठीक है, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बाकी के जितने भी हैलोजन एटम्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है? -1 से लेकर के +7 तक कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप ले लीजिए, जैसे कि HCl, HBr, ठीक है, HI। फाइन, तो इन सब में जो भी हैलोजन एटम्स है यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। फाइन, अगर हम मान लेते हैं कि Cl2, ठीक है, Br2, I2 ले लेते हैं, तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम मान लेते हैं कि Cl2O, फाइन, Br2O, I2O, ठीक है, इस तरीके का अगर हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि ClO3, Br3, ठीक है, IO3, इस तरीके का अगर हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +6। फाइन, उसी तरह से अगर IF7, ClF7, BrF7, या फिर इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? इन सब में हैलोजन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +7। फाइन, उसी तरह से अगर हम लोग आयंस ले लें, जैसे कि ClO4-, Br4-, IO4-, फाइन, तो इन सब में भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है,
+7। फाइन। तो हमें क्या याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा, -1 होगा। बाकी के जितने भी हैलोजन एटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेकर के +7 तक कुछ भी पॉसिबल नहीं। फाइन। मतलब कि इसके पास फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है फ्लोरीन के पास, और बाकी के जितने भी हैलोजन एटम्स है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगा। और वेरी कहां से कहां तक करेगा, -1 से लेकर के +7। फाइन। So this is all about oxidation state of halogen atoms. Next chemical property is reactivity towards hydrogen। ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। जितने भी हैलोजन एटम्स है अगर वो हाइड्रोजन यानी कि H2 के साथ अगर रिएक्ट करेंगी तो हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन हैलाइड। फाइन। एंड दिस इज एन एसिड। फाइन। So when halogen atoms is reacted with hydrogen, then it will form hydrogen halide, which is your AC. Fine. जैसे कि आप देख लीजिए कि F2 plus C, sorry, F2 plus H2, then Ca2 plus H2, then Br2 plus H2, and finally I2 plus H2। ठीक है। तो इन सब में देखिए प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होगा। पहले वाले में किसका फॉर्मेशन होगा, HF का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 2HF, इसमें 2HCl। ठीक है। थर्ड वाले में क्या होगा, HBr, एंड लास्ट वाले में क्या होगा, HR। ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट एसिड्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है। मतलब कि जितने भी हैलोजन एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ये जो रिएक्शन है, ठीक है, दिस रिएक्शन रिक्वायर्स वेरी लो टेम्परेचर। मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे हो सकता है, इवन विदाउट सनलाइट, मतलब कि डार्क में भी हो सकता है, डार्क रूम में भी हो सकता है। ठीक है। बट दिस रिएक्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोआयोनिक एसिड रिक्वायर्स अल्ट्रावायलेट रेज टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शंस। फाइन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ अंधेरे में भी रिएक्ट कर ले रहा है। फाइन। और आयोडीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ रही है। यानी कि रिएक्टिविटी, मतलब कि टॉप टू डाउन जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच का जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट है तभी तो वो अंधेरे में भी हो सकता है। ये जो प्रोसेस होगा रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद हाइड्रोजन, दिस प्रोसेस इज स्लो, मींस दिस केमिकल रिएक्शन इज स्लो, एंड दिस इज द रीजन दैट इट रिक्वायर्स अल्ट्रावायलेट रेज, सनलाइट। Without sunlight this reaction will not happen. So what does it indicates? It indicates that reactivity of this acid means reactivity of this reaction is decreasing. ठीक है। So reactivity decreases। Fine.
चलिए अभी देखिए यहाँ पे ये जो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, दिस ऑल आर एसिड्स, ठीक है। तो इन्हीं एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मींस नेक्स्ट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एसिड्स। ठीक है, एसिड्स कौन कौन से हैं हमारे पास? HF, HCl, HBr एंड फाइनली, ठीक है। इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो कौन सा हो गया? रिएक्टिविटी। ठीक है, चलिए तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखिए क्या होगा। रिएक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा? HF का। उससे कम किसका होगा? HCl, देन HBr, देन HI। फाइन। सो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? HF का फॉर्मेशन जो होगा वो काफी तेजी से होगा विथ रिस्पेक्ट टू HCl, ठीक है, देन HBr एंड देन फाइनली HI, ठीक है। नेक्स्ट अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है, चलिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा? फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। मतलब कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम लोग समझ सकते हैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा हाइड्रोजन एटम्स का उतना ही बॉन्ड क्या होगा? छोटा होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? फ्लोरीन का, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा? हाइड्रो आयोनिक एसिड। फाइन। मतलब कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा? HF का। सो HF का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कम होगा, उससे ज्यादा किसका होगा? HCl, देन HBr, देन HI, ठीक है। चलिए बॉन्ड लेंथ के बाद अभी हम लोग देखते हैं बॉन्ड एनर्जी, या फिर इसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कहते हैं। चलिए इसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बॉन्ड एनर्जी क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि हम HF के बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास 1 मोल HF बॉन्ड हो, ठीक है, मतलब कि H और F के बीच में, जैसे कि हम मान लेते हैं कि HF के बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये जो H और F के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, तो अगर हमारे पास 1 मोल बॉन्ड हो, ठीक है, तो 1 मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करने में यानी कि ब्रेक करने में जितना भी हीट एनर्जी कंज्यूम हो, जितना भी हीट एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़े, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ये सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? जिसका बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे छोटा होगा। बॉन्ड लेंथ छोटा है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी ज्यादा है, तभी बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। तो जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका है? HF का। यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, किसका? HF का, ठीक है। उससे कम किसका होगा? HCl, उससे कम HBr, उससे कम HI, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है,
देखिए थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा किसका कम होगा, ये हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जिस सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी होगा, फाइन, जिस सिस्टम के पास, जिस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा, फाइन, जिस सिस्टम के पास, जिस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। मतलब कि वही सिस्टम ज्यादा स्टेबल कहलाएगा जिसके पास इंटरनल एनर्जी जो है वो पहले से क्या हो, कम हो, फाइन। चलिए HF वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, HF वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। HF के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, यानी कि उसके पास जो है, उसके पास पहले से एनर्जी क्या है, काफी कम है, ठीक है, सिंपल सा है। HF वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। HI वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HF का जो इंटरनल एनर्जी है वो पहले से क्या है, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी जो है वो पहले से कम है, फाइन। तो अगर उसका इंटरनल एनर्जी अगर कम है तो इसका मतलब उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, फाइन। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका होगा, HF का, ठीक है। उससे कम HCl, देन HBr, देन HI, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्रोजन हैलाइड्स, फाइन। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद हम लोग देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, HF, HCl, HBr, HI। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए मैंने क्या बोला था कि कंजुगेट बेस बना लो, ठीक है। मतलब कि H+ लूज करने के बाद जो भी अनायंस बच गए उसका स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे। तो जो भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर सेम होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि इन सब में से अगर H+ अगर लूज कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस बचेगा वो कौन कौन सा बच जाएगा, F-, Cl-, Br- एंड I-, ठीक है। तो अभी देखिए कि अभी हमें क्या देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो जिसका साइज ज्यादा होगा, ठीक है, अगर साइज ज्यादा होगा मतलब कि जितने भी स्पेसीज है, जितने भी हैलोजेंस हैं, सबके ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। तो जिसका साइज ज्यादा होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा उस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग तो जानते हैं कि आयोडीन का जो साइज है वो बहुत ज्यादा है और फ्लोरीन का साइज जो है वो काफी कम है। तो अगर आयोडीन का साइज ज्यादा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। सो ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ दिस चार्ज, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ दिस चार्ज, दिस I- will become more stable। मतलब कि अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, I- और सबसे कम क्या हो जाएगा, F-, फाइन। तो उसी तरह से अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, रिमेंबर कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हमें लिखना हो, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विल बिकम सेम। मतलब कि HF जो है वो बहुत कम एसिडिक होगा, उससे ज्यादा होगा HCl, उससे ज्यादा होगा HBr, और उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, HI। मीन्स हाइड्रोआयोडिक एसिड इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल, ठीक है, नॉट स्टेबल, दिस इज मोर एसिडिक एंड दिस इज योर
लेस एसिडिक। ठीक है, चलिए एसिडिक नेचर हो गया। नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट में, ठीक है, डाइपोल मोमेंट जिसमें ज्यादा पोलैरिटी होगा, मतलब कि जिसमें ज्यादा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज, उसका पोलैरिटी उतना ही ज्यादा और डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा। तो आप देखिए ना कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसमें होगा, F वाले में, यानी कि HF के केस में, और सबसे कम पोलैरिटी किसमें होगा, HI के केस में। फाइन। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट यानी कि सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसमें होगा, HF। ठीक है, उससे कम HCl, उससे कम HBr एंड देन HI। फाइन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। Fine. Next is boiling point। अच्छा, boiling point हम लोग इस साइड लिखते हैं। ठीक है, चलिए बॉइलिंग पॉइंट हमें कंपेयर करना है। किसका किसका बॉइलिंग पॉइंट हमें कंपेयर करना है, HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, दिस इज द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच liquid state and this gaseous state। ठीक है, liquid state and gaseous state exist in equilibrium। ठीक है, मतलब कि एक वैसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड और गैस का वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि अगर हमें बॉइल करना है, अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट पे किसी, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि HF, HCl, HBr, HI, अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पे अगर ये लिक्विड स्टेट में होगा तो ये किस स्टेट में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में। फाइन। तो आप देखिए कि HF के केस में, ठीक है, मींस आउट ऑफ दिस HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF के केस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बाकी के जितने भी एसिड्स है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसमें कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इसमें है वान डेर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि H बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है, H बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सिंपली मतलब कि अगर लिक्विड से हमें गैसियस स्टेट में लाना है तो इनके बीच में जो भी बॉन्ड्स हैं, मतलब कि ये जो HF के बीच में जो बॉन्ड है, HCl के बीच में जो बॉन्ड है, HBr, HI के बीच में जो बॉन्ड है, उन बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। फाइन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो H बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फाइन। तो अगर मान लेते हैं कि H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, H और F के बीच वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। फाइन।
विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दिस एसिड्स, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? HF का। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? HF का। ठीक है, अभी चलिए इन तीनों में हमें कंपेयर करना है। ठीक है, कन्वर्जन किस में हो रहा है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, गैस में कन्वर्ट होगा तो वो ऊपर की ओर क्या करेगा? वेपर्स बन के वो ऊपर की ओर एस्केप करेगा। फाइन, तो आप देखिए कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसमें उतना ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो इजीली क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था वोलेटाइल नेचर्स में, इनर्ट गैसेस के भी केस में। तो आप देखिए कि इन तीनों में से सबसे कम, मतलब कि सबसे ज्यादा वेट किसका है? HI का वेट क्या होगा? ज्यादा होगा ना, तो इसमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करके इसको मतलब कि गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इससे थोड़ा सा कम क्या हो जाएगा? HI। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इसका वेट जो है थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि इसमें और कम एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और थोड़ा सा कम एनर्जी चाहिए, तो ऑर्डर क्या हो गया? उसके से थोड़ा सा कम क्या हो जाएगा? HBr। ठीक है, यहाँ पे HI है, ठीक से देखिए। ठीक है, सबसे कम किसका हो जाएगा? इसके क्या हो जाएगा? फाइन, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एसिड्स। फाइन, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट्स के बाद आते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इस बार हमें क्या करना है? इस बार हमें सॉलिड को मेल्ट करना है। ठीक है, लिक्विड में। ठीक है, मतलब कि हमें मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, यानी कि हमारे पास क्या है? सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड का ही तो कैलकुलेट किया जाएगा ना, तो हमारे पास क्या है? इस बार सॉलिड है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता भी है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो भी ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा सेम ऐसा ही होगा। HF का सबसे ज्यादा, देन HI, देन HBr, देन HC। ठीक है, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑर्डर, बट दिस इज नॉट करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। फाइन, चलिए देखते हैं अभी क्यों। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कि ये ऑर्डर गलत क्यों है। तो अभी देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर H बॉन्ड। ठीक है, ध्यान में रहे कि इसमें दो H बॉन्डिंग है। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी है और इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी है। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इसको कहते हैं। सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम मॉलिक्यूल में अगर H बॉन्डिंग हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो मतलब कि सेम मॉलिक्यूल यानी कि HF के ही बीच में क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इस वाले बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज योर इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर
H बॉन्डिंग, ठीक है, आप समझ जाइएगा। दिस इज योर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूल 1, दिस इज मॉलिक्यूल 2, तो दो अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर H बॉन्डिंग हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ध्यान में रहे कि इसमें दो H बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग एंड दिस इज योर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, फाइन। तो देखिए अभी ये क्या है, दिस इज योर चेन, दिस इज द चेन ऑफ HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फाइन। तो अगर ये सॉलिड में है, अगर ये सॉलिड में है तो सॉलिड में क्या होता है, पैकिंग होता है ना, पैकिंग कैसे होगा, लेयर बाय लेयर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लेयर। इसी तरह की बहुत सारे लेयर्स भी तो होंगे ना, इसी तरह के, इस तरह के बहुत सारे लेयर्स होंगे। लेट्स से दिस इज योर सेकेंड लेयर, ठीक है, सेम लेयर वैसा ही नीचे भी होगा, ठीक है, बहुत सारे लेयर्स होंगे क्या ऐसे ही, तभी तो सॉलिड बनेगा ना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लेयर्स होंगी। अभी देखिए ये जो चेन है, ठीक है, चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जितने भी चेन्स होंगे उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी होगा और इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो लेयर्स हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो कंजक्यूटिव लेयर्स हैं, इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसके बीच में, लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज योर वैन वाल फोर्स, वीक फोर्स, ठीक है। मतलब कि ये जो लेयर्स, कंसेक्यूटिव लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कंसेक्यूटिव लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज योर वैन वाल फोर्सेस, वैन वाल फोर्स, ठीक है, दिस इज योर वैन वाल फोर्स, याद रखना है। तो यहां पे हम लोग नोट करके भी लिख सकते हैं कि H बॉन्डिंग is present only in chains and not between the chains, ठीक है। मतलब कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ चेन में है, ठीक है, चेन में है, चेन के बीच में नहीं है, ठीक है। मतलब कि अलग अलग जो चेन्स दिख रहे हैं उन चेन्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल फोर्स एंड नॉट H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग इज ओनली प्रेजेंट इन डिफरेंट चेन्स, ठीक है। तो जब भी हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फाइन, जब भी हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो पहले H बॉन्डिंग नहीं टूटेगा, पहले कौन सा टूटेगा, वैन डर वाल फोर्स, ठीक है। याद रखना है कि whenever we will try to melt this solid, whenever we will try to melt the solid, then initially this H bonding will not break, fine, initially this van der Waals force will break, मतलब कि पहले लेयर बाय लेयर क्या होंगे, सेपरेट होंगे, तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो पहले मतलब कि H बॉन्डिंग तो है ही, लेकिन सबसे पहले ब्रेक कौन सा होगा, ये जो वैन डर वाल फोर्स दिख रहा है लेयर्स के बीच में, चेन्स के बीच में, पहले वो फोर्स ब्रेक होना है। तो देखने में तो ऐसा हमें लग रहा था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो इसके वजह से मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और जब भी सॉलिड से लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगा, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, वैन डर वाल फोर्स वाला, ठीक है। तो वैन डर वाल फोर्स के केस में वैन डर वाल फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए ना, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो ऑर्डर है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इस बार HF का नहीं होगी, HI का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बिकम HI का सबसे ज्यादा, उससे कम HF, ठीक है,
उसके बाद HBr एंड देन HCl। ठीक है, ध्यान में रहे कि इसको सबसे कम नहीं कर लेना है, अभी भी याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस वांडर वाल फोर्स को ही ब्रेक करना है हमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वांडर वाल फोर्स को ही ब्रेक करना है, हमें दोनों फोर्स को ब्रेक करना है। लेकिन जो भी सॉलिड है हमारे पास, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा भी कुछ बॉन्ड्स हैं, उसमें कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा भी इंटरेक्शंस हैं, जैसे कि वान डेर वाल्स फोर्स। तो पहले वान डेर वाल्स फोर्स को ब्रेक करना है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। फाइन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी ब्रेक करना है। तो करेक्ट ऑर्डर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट का ये हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हैलाइड्स, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड्स। फाइन, चलिए नेक्स्ट हेडिंग इज reactivity towards oxygen। ठीक है, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अभी हमें क्या पढ़ना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो देखिए, अगर हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है, F2, तो F2 अगर O2 के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो दो तरह की ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, पहला क्या होगा, OF2 and second one is O2F2। ठीक है, दो तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। पहला क्या होगा, OF2 एंड सेकेंड वन इज O2F2। फाइन, दिस इज ऑक्सीफ्लोराइड्स, दिस इज फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। रिमेंबर कि दिस इज नॉट ऑक्साइड्स, दिस इज फ्लोराइड्स। ठीक है, मतलब कि जब भी ऑक्सीडाइज करेगा किसी को तो ये अपने फ्लोरीन को डोनेट करेगा। ठीक है, नॉट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को डोनेट नहीं करके किसको करेगा, फ्लोरीन को डोनेट करेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है कंपाउंड, दिस इज नॉट ऑक्साइड्स, दिस इज योर फ्लोराइड्स। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। O2F2 का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। फाइन, तो देखिए, अभी यहां पे देखिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फ्लोरीन के ऊपर जब भी चार्ज होगा, जब भी कोई चार्ज होगा तो क्या होगा, हमेशा -1 होगा। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। ये जो दोनों ऑक्सीजन दिख रहे हैं, इनमें क्या क्या चार्ज होगा, +1 +1। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इस बॉन्ड को ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, इसको हम लोग पेरोक्साइड बॉन्ड कहेंगे क्या, पेरोक्साइड बॉन्ड इसको कह सकते हैं क्या, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से कनेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट पेरोक्साइड बॉन्ड। फाइन, दिस इज नॉट पेरोक्साइड। पेरोक्साइड बॉन्ड उसी को सबसे पहले तो ये कह सकते हैं हम कि ये तो ऑक्साइड है ही नहीं। ऊपर ही मैंने लिखा है कि दिस कंपाउंड इज नॉट ऑक्साइड, दिस इज फ्लोराइड्स। तो पेरोक्सी बॉन्ड जो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड में पॉसिबल है। ये तो ऑक्साइड है ही नहीं, ये क्या है हमारा, ये तो फ्लोराइड्स है। फाइन, उसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि पेरोक्साइड बॉन्ड के केस में, ये मैंने आपको पढ़ाया था और जब मैंने रेडॉक्स रिएक्शन आपको सिखाया था,
तो पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मान लेते हैं कि पेरोक्साइड अगर हमारे पास होता, तो पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू -1, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, तो ये तो कभी भी पेरोक्साइड बॉन्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके अलावा अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो, देन दैट विल बिकम हाईली अनस्टेबल, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये होगा कि ये जो दोनों ऑक्सीजन काफी नजदीक है और दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन भी तो होगा ना, बहुत ही ज्यादा रिपल्सन होगा। सो ड्यू टू दिस टू रीजन दिस O2F2 विल बिकम हाईली अनस्टेबल, ठीक है। ये जो O2F2 आपको दिख रहा है, दिस विल बिकम हाईली अनस्टेबल, फाइन। सो हम लोग लिख सकते हैं कि O2F2 इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है, हाईली अनस्टेबल। तो अगर हाईली अनस्टेबल है तो किस रीजंस की वजह से है हाईली अनस्टेबल? पहला रीजन तो ये है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। सो ड्यू टू दिस टू रीजंस दिस O2F2 इज हाईली अनस्टेबल। तो अगर हाईली अनस्टेबल है तो मेनली किस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि स्टेबल है, यानी कि इस वाले रिएक्शन में OF2 के फॉर्म होने की ज्यादा चांसेस है, O2F2 के फॉर्म होने के चांसेस काफी कम है, बिकॉज दैट इज वेरी अनस्टेबल, ठीक है। इसमें भी आपको याद रखना है कि O2F2 जो है इसको फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी कहते हैं, ठीक है, हैविंग बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, मतलब कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत ही आसानी से अपने फ्लोरीन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, यानी कि दूसरे कंपाउंड्स को ये बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गया फ्लोरीन की बात, ठीक है। अभी देखिए बाकी के जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, यानी कि Cl2 I2 बेटा, ठीक है, ये अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन करेंगे XON का, where N is any number, ठीक है, where oxidation state of this X यानी कि हैलोजन lies between +1 to +7, ठीक है। ध्यान में रहे कि फ्लोरीन को छोड़ के बाकी के जितने भी हैलोजन एटम्स हैं अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो XON मतलब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, XON, फाइन। और हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +1 से लेकर के +7 होगा, ठीक है।
तो अभी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो सकता है, +1 से लेकर के +7 तक। हायर द वैल्यू ऑफ oxidation state of halogens, more will be stability of कंपाउंड। तो अगर कंपाउंड का अगर हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो हमें क्या देखना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक। यानी कि जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो साइज जो है वो क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज अगर छोटा हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है यानी कि सिस्टम के पास पहले से क्या है, कम एनर्जी है, तो कम एनर्जी है तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। यानी कि स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये तो बात हो गई कि अगर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उस केस में, जैसे कि मान लेते हैं कि Cl2O, ठीक है, एंड ClO4- या फिर ClO3। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी जो है ये इसका ज्यादा होगा ना, स्टेबिलिटी, क्योंकि इस पे +7 चार्ज है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ClO3 will be more stable with respect to Cl2O। फाइन, चलिए अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट से बात नहीं बने, मतलब कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहे वैसे कंपाउंड्स, ठीक है, वैसे XON जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, ठीक है, तो हमें कैसे कंपेयर करना होगा, फॉर XON having same oxidation state, ठीक है। तो अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें आयोडीन होगा। ठीक है, यानी कि ION, ठीक है, जिसमें आयोडीन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन ब्रोमीन और उससे कम क्लोरीन। ठीक है, so this is all about the chemical properties of this XON। fine, so next class में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एक्टिव मेटल्स। ठीक है, एक्टिव अल्काली मेटल्स। फाइन, थैंक यू।